Hello, 6th class. Welcome back. Students, as you know, we are covering our chapter number 7, and the chapter name is the Word of Living. In previous lecture, we have discussed the overview of the chapter and the starting part of the chapter, right? And at last of the video, we are discuss about the different characteristics of the living organisms, right? So some characters we have already covered and some characters are now left. So let's start with them from this lecture. Yes, here is one activity we given, that is the activity number 4. Take a torch, switch it on and direct the beam of light on your face. How do you respond? Observation. For example, you are in a dark room, तुम एक अंधेरे वाले कमरे में बैठे हो, ठीक है, और एकदम से कोई तुम्हारी आंखों में हाई बीम टॉर्च लाइट डालता है, तो हम लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? हम लोग फेस को अपनी किसी दूसरी डायरेक्शन में मोड़ लेंगे, है ना, और हमारी आंखें एकदम से बंद होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम लोग जिंदा हैं तो हम लोग इस हरकत को करते हैं। अगर मान लो हम लोग मरे हुए तो क्या ये हरकत करेंगे? हम लोग इसके ऊपर कोई हम लोग एक्शन दिखाएंगे? नो। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करा था वो था रिलेटेड टू द स्टिमुलाई, कि जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी कमांड मिलती है तो उसके ऊपर वो उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर एक एक्शन करता है वो, राइट? Second one, try to keep yourself in a dark room for 10 to 15 minutes and then suddenly move out into the bright surrounding outside. What do you feel? बिल्कुल तुम अंधेरे कमरे में बैठे हो, और सर्दियों के दिनों में बेटा ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है। सो क्या करते हैं, या जैसे गर्मियों के दिनों में बेटा बहुत ईजिली हम लोग ये कर सकते हैं, या रूटीन वे में, जैसे मान लो अगर हमें बेटा स्कूल से कोई छुट्टी रह रही है तो उस टाइम पे भी हम लोग इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। कैसे हम लोग बेटा इस चीज़ को कवर कर सकते हैं? जैसे मान लो बिल्कुल हम अंधेरे रूम में बैठे हैं और एकदम से हम लोग धूप में जाएं, तो एकदम से बेटा हमारी आंखें बंद सी होना शुरू हो जाएंगी, है ना? या सूरज को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, या हम लोग रात को सोए हुए हैं और एकदम से कोई लाइट ऑन करता है तो हमारी आंखें से बहुत झिलमिलाती हैं, एकदम से बंद होने की कोशिश करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी आर लिविंग, हम लोग जिंदा हैं, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स है किसके? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। एक मरे हुए आदमी के साथ कैसा पॉसिबल होना है? पॉसिबल नहीं है, राइट? नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. Reproduction is an important characteristic of all living organisms. The young ones grow into adults, which again reproduce. Thus, the existence of their species continues. Some animals, such as hen, reproduce by laying eggs. A few animals, such as cow and human being, give birth to their young ones. Some plants reproduce through seeds. Some other reproduce through vegetative reproduction. It's not a vegetable, but it's a vegetative reproduction. That is, they reproduce through their stems, leaves or roots. अब हमें पता है बेटा इस संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हर कोई अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा रहा है और अपने तरह के प्रोड्यूस करता है। तो यही एक एग्जिस्टेंस है, अपनी प्रजाति को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, है ना? ये सारे के सारे बेटा क्या करते हैं? अपने ही जैसे पैदा करते हैं। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है? अब पत्थर से क्या नया पत्थर पैदा होता है? नहीं होता है, ठीक है? मान लो तुमने किसी लकड़ी के साथ कोई एक टेबल बना रखी है, एक चेयर बना रखी है, क्या उससे एक नई चेयर, एक टेबल रिप्रोड्यूस होगा? नहीं होता है, ओके? या मान लो हमारे अंदर कोई गैजेट है, एलईडी है या एलसीडी टीवी है हमारा, या रेफ्रिजरेटर है, एसी है, क्या उससे नया एसी या नया रेफ्रिजरेटर या नया एलसीडी टीवी पैदा हो जाता है? नहीं होता। तो ये करेक्टरिस्टिक्स भी कौन दिखाता है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो अब हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ पे बताया गया हैंस के बारे में। हैंस कैसे रिप्रोड्यूस करती है? एग्स को लेकर के। काऊ और ह्यूमन बीइंग अपने जैसे ही पैदा करते हैं, ठीक है? सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जब उनके सीड्स बनते हैं, उनके फ्लावर्स के अंदर, उनके फ्रूट्स के अंदर, जब हम उन सीड्स को, फ्रूट्स को या उन प्लांट्स को खाने के बाद जो उनके सीड होते हैं, अगर हम उनको बीज दें तो उससे एक नया प्लांट ग्रो करता है। और अगर हम लोग ना ये करें तो आपने देखा कि जंगलों के अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप ही प्लांट्स उगते रहते हैं,
या कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग कोई फल फ्रूट ऐसा खा लेते हैं जिसके हम लोग बीज फेंक देते हैं, तो वो बीज जब मिट्टी के अंदर चले जाता है अपने आप वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है उसका। तो आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी छोटी छोटी, या मार्केट से हम लोग सीड खरीद के लाते हैं तो उससे हम लोग एक नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सीड से ही ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लीफ से ग्रो कर जाते हैं, कुछ ऐसे जो स्टेम की कटिंग से ग्रो कर जाते हैं, कई ऐसे सारे फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं, और कई ऐसे डेकोरेटिव प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, राइट। तो नीचे अब आप देख सकते हो कि कैसे कोई भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ये दो गिवन है आपको। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सक्रीट भी करते हैं। हमें पता है जैसे all living things excrete, urea is an excretory waste of animals and removed as a urine, carbon dioxide is a waste and removed during breathing। अब हम लोग हैं बेटा जैसे, तो हम लोगों की बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उनसे वेस्ट बनता है, और वो वेस्ट क्या कहलाता है हमारा, एज ए यूरिया। ठीक है, क्या कहलाता है, यूरिया कहलाता है। तो यूरिया को बाहर निकालते हैं हम लोग अपने यूरिन के थ्रू। जब भी हम लोग पेशाब करते हैं तो पेशाब के थ्रू बेटा हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है जो हमारी बॉडी में हमारे बॉडी के लायक नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो हमारी बॉडी से निकलते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो CO2 को छोड़ते हैं, क्योंकि CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम उसको रिलीज आउट कर देते हैं जब हम लोग सांस लेते हैं, राइट। नेक्स्ट, प्लांट्स गिव आउट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, एक टर्म बेटा यहाँ पे आ रही है स्टोमेटा। अब ये जो जनरली स्टोमेटा होता है हमारा, अब बेटा स्टोमेटा की अगर हम लोग बात करें तो स्टोमेटा क्या होता है, एक टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने आपके साथ अभी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे एक सॉरी, ठीक है, यहाँ पे अब ये स्ट्रक्चर आपको लिख रखा है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आपके टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, वो दिखते नहीं है हमें, जैसे हमारी बॉडी से पसीना निकलता है वैसे प्लांट की बॉडी से भी वाटर निकलता है, लेकिन हमें उस निकलते हुए वाटर का पता नहीं चलता है, वो एकदम से हवा में इवापोरेट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वीडियो, लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक अपना लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, वो एक टाइम तक जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन, इट मे वेरी फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स टू आवर्स टू 100 years द लाइफ स्पैन ऑफ ए बैक्टीरिया। अब कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है, ये उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे द लाइफ स्पैन ऑफ ए बैक्टीरिया जस्ट फ्यू आवर्स, जो बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो सिर्फ कुछ ही घंटे के लिए जिंदा रह पाता है। वेयर इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए टॉर्टोइज इज नियरली 120 years, पर लेकिन एक जो कछुआ होता है वो कितने लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है, 120 साल तक। In this way, different animals live in the different time periods, but ultimately they all die. Similarly, plants also die after some time. ठीक है, हर एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका अपना अपना एक लाइफ स्पैन होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, डू यू नो कि सीड्स, मूंग दाल, कोई भी सीड्स जैसे हमारी दालें होती हैं, can stay in a container of your kitchen for many days without showing any sign of the living things. When we provide some suitable condition, they grow, perform the process and eventually die. अब हमें पता है कि हर एक चीज़ को बेटा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी सर्वाइबिलिटी बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनको कुछ चीज़ों की बेटा ज़रूरत होती है। तो अब जैसे बेटा ये सब चीज़ें जैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, तो जैसे घर के अंदर बेटा हमारी दालें होती है या कोई और हम लोगों ने कोई मसाले रख रखे हैं, तो उसमें से अपने आप तो नहीं वो प्लांट ग्रो करता, लेकिन अगर हम लोग बेटा उसको थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस जैसे मॉइस्चर प्रोवाइड कर दें, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारी वो जो सब्सटेंस है, जो हमारी दाल है या हमारा और कोई सब्सटेंस है जिसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलने पे उसमें से क्या निकलना शुरू हो जाती है, रूट स्टेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मूंग दाल है चाहे सालों तक आपके घर के किचन के अंदर ऐसे पड़ी हुई है, उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ही उसको जैसे पानी मिलेगा तो उसमें से रूट्स आना शुरू हो जाएंगी, स्टेम छोटी सी निकलना शुरू हो जाएगी। ओके, लेट अस नाउ tabulate the difference between the living and the non-living things। वही सारी चीज़ बेटा जो हम लोगों ने पिछले पेजेस से पढ़ते आ रहे हैं कि उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के
कोई सेल्स नहीं होते। ग्रोथ जो होती है बेटा, द ग्रो इन द हाइट वेट और द साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन नॉन लिविंग कोई ग्रोथ शो नहीं करते। न्यूट्रिशन, फूड की ज़रूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को कोई ज़रूरत नहीं होती फूड को। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड रेस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी, और लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ना रेस्पायर करते हैं ना उन्हें किसी चीज़ की एनर्जी की ज़रूरत है। देन मूवमेंट, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो किसी तरीके की मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या कोई मूवमेंट शो होती है? पत्थर को बोलो, रेफ्रिजरेटर को, अपने घर के अंदर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको वो क्या अपने आप मूव करती हैं? नो। राइट। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स। अब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हमें कोई कमांड मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, बट लेकिन जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते किसी कमांड के ऊपर। तो रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है अपने जैसे पैदा करते हैं बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। एक्सक्रीशन, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है उसको वो बाहर निकालते हैं। तो क्या हमारे नॉन लिविंग भी ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। लास्ट वन, लाइफ स्पैन। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन है, बट लेकिन एक नॉन लिविंग का कोई लाइफ स्पैन नहीं है। कुछ वो जितने मर्जी हजारों लाखों साल तक वैसे का वैसा बना रहेगा, हाँ अगर इन्वायरमेंट का कोई क्राइसिस उसके ऊपर नहीं आता है तो, ठीक है। और जो लिविंग थिंग्स है कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ होना लाजमी है। लग गया पता? नेक्स्ट पेज पे चल रहे बेटा हम लोग अब अपने। यस, we thus observe that there are the many characteristics which are make the living things different from the non-living things. Some you may see movement, non-living things like your toy train or cloud. Non-living things may have growth. For example, clouds may sometimes enlarge in their size with minutes. However, these things do not show all the characteristics of living things. क्या कह रहा है वो? कहते हैं कि बेटा जनरली क्या होता है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, है ना, जो हमने अभी रीड करे, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं दिखाता। पर कहता है कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉन लिविंग भी दिखाते हैं। जैसे नॉन लिविंग, जैसे हम लोग बादलों की बात करें तो बादल बेटा धीरे 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 बड़े होते जाते हैं, वो अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। लेकिन क्या बादल रेस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीथ करते हैं? कुछ नहीं करते वो ऐसा। तो जो पीछे बेटा हर एक करेक्टरिस्टिक्स मतलब नहीं दिखाते वो, तो इसलिए हम उसको नॉन लिविंग में लेके चलते हैं। एक और आपको एग्जांपल यहाँ पे टॉय ट्रेन की दे रखी है इन्होंने, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये सारे के सारे जो ये शो करते हैं ऐसा, ठीक है। तो जैसे टॉय ट्रेन है वो मूव कर सकती है, जैसे हम उसे पुश करते हैं तो वो मूव करती है, ठीक है। हमारे कुछ भी छोटे मोटे गैजेट्स हैं, जैसे बच्चों को खिलौने होते हैं, टॉयज़ होते हैं, है ना, वो मूवमेंट करते हैं, कुछ एक्टिविटी शो करते हैं। तो क्या वो रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, खाना खाते हैं? नहीं। एक्सक्रीट करते हैं? नहीं करते। रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं करते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स ऐसी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं वो नॉन लिविंग्स में रखा जाता है इनको। गॉट इट? Next with your classification of living things. Living things are classified into two categories, plants and animals. Of course, maximum जो अगर हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो वो मैक्सिमम प्लांट्स और एनिमल्स है। वी आर आल्सो कम इन द एनिमल्स, हम लोग डेवलप्ड एनिमल्स हैं। हायर क्लासेस में जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें हाई डेवलप्ड एनिमल्स का नाम दिया जाता है। There are many varieties of animals and plants on the earth and it is not possible to study each and every plant or animal separately. It is therefore essential to classify them on the basis of their common characteristics. अब इस यूनिवर्स के अंदर, इस अर्थ के ऊपर बेटा लाखों करोड़ों, ठीक है, तरह के एनिमल्स और प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं। हम एक एक प्लांट को रीड नहीं कर सकते, हम उसके बारे में पढ़ नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते। तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग मान के चलते हैं कि जैसे एनिमल्स हैं उनकी 4 टांगें, 1 पूंछ, नाक, 2 सींग, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट उनके कलर्स हैं, ऐसे ऐसे उनके बॉडी हेयर्स होते हैं। तो सारे एक ही कैटेगराइज में करे हुए हैं, ठीक है। प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होते हैं। तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के उस प्लांट्स की तरह मिलेंगे हम उनको प्लांट्स में कैटेगराइज करते हैं, जिनके एनिमल्स के साथ मिलेंगे उन्हें लोग एनिमल्स में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। सो अब कौन से बेसिस के ऊपर बेटा प्लांट्स को क्लासीफाई करा गया है वो अब हम उनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट वन आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, साइज एंड शेप। कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, अब जो प्लांट्स उनको हाइट के हिसाब से, उनके साइज के, उनकी शेप के हिसाब से
डिवीजन में रखा गया है, ठीक है। अब फर्स्ट वन आ रहा है जैसे हर्ब्स, ठीक है, यहाँ नीचे से पढ़ रहा हूँ बेटा अभी मैं यहाँ से, ठीक है। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, their height usually ranges from a few centimeters to about 1 meter. They have soft and green stems. Vegetables, grasses and many flowering plants are some of the common examples of herbs. अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये हाइट में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक इनकी हाइट होती है। मोस्टली ये ग्रीन कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी हमारी ग्रासीज हैं, ठीक है, जितने भी हमारे छोटे छोटे ग्रास हैं, वेजिटेबल्स हैं, कोई छोटे छोटे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे हर्ब्स के अंदर। हर्ब्स का मतलब ग्रीनिश प्लांट्स जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं बेटा हम लोग अपने, यस, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि इजीली विजिबल हो जाए आप लोगों को पढ़ने के लिए। ओके, श्रब्स, हर्ब्स के बाद क्या आ रहा है, श्रब्स आ रहा है। Shrubs are medium-sized plants usually having height of 1 meter to about 3 meters. They are bushy in appearance and have a hard woody stem. For example, रात की रानी, बोगलवेनिला, rose and cotton plants are the some of the well-known examples of shrubs. अब herbs तो बेटा बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनसे थोड़ी सी बड़े प्लांट्स किसमें कैटेगराइज करे गए, श्रब्स में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे रात की रानी, बोगलवेनिया, रोज, ये सारे एग्जांपल्स हैं बेटा यहाँ पे किसके, श्रब्स की, ठीक है। इनका साइज बड़ा होता है, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मैक्सिमम इनकी जो हाइट होती है 6 to 8 मीटर्स तक, इससे लंबी नहीं इनकी हाइट होती, और ये काफ़ी ज़्यादा फैले होते हैं। श्रब्स का बेसिकली मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है। अब आपके सराउंडिंग में जितनी भी झाड़ी है वो सारी की सारी किस में कैटेगराइज आती है, हमारी श्रब्स में। Then the trees. Trees are the tall and the large plants. They have strong and woody stem. Neem, peepal, mango and apple trees are some of the well-known examples of trees. ठीक है। अब ट्रीज तीसरी कैटेगरी प्लांट्स की जो बहुत हायर होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है, जिनकी हाइट मोर देन 10 to 12 मीटर है। ओके, धीरे धीरे बेटा ये हाइट बढ़ती है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल्स क्या है इनके, नीम आ गया, पीपल आ गया, मैंगो, एप्पल, ठीक है, ये सारे के सारे किसमें कैटेगराइज किए गए बेटा, ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट वी डू यू नो, बनाना प्लांट इज ए हर्ब ऑल्दो इट इज ए टॉल एज ए ट्री, दिस इज बिकॉज इट्स स्टेम इज अंडरग्राउंड एज इन जिंजर एज अ ट्रंक कंसिस्ट ऑफ लीव बेसिस ओवर वन अनदर। अब जो बनाना है वो हर्ब्स में आता है, क्यों आता है, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है अदरक के प्लांट की तरह जमीन के नीचे होती है, मिट्टी के नीचे होती है, और जो ऊपर कैटेगराइज ऊपर होके आता है बेटा, वो जो लंबा सा आपको स्टेम जिसे हम नाम देते हैं केले का, वो स्टेम नहीं होता, बेसिकली वो लीव्स होते हैं उसके, जो बहुत अच्छे से हाईली क्वाइल्ड हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, जो इसको स्ट्रांग बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। जैसे आपका बैम्बू है वो भी हर्ब्स में आता है, क्यों, क्योंकि उसकी स्टेम ग्रीन इन कलर है, ठीक है, वो जो बाहर उसके निकलते हैं बेटा वो उसके लीव्स की फॉर्म में रहता है, राइट। सो इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोग यहीं तक कर रहे हैं, इससे जो नेक्स्ट है वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।